नमस्कार। भूगोल की कक्षा में हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस तरह से है। छात्रों, हम जानते हैं पृथ्वी हमारे को जो दिखती है कि इसका विशाल का शेप और गोलाकार शेप है, इसके ये जो दिख रही है वो अंदर से किस तरह से होगी, इसके बारे में सभी की जिज्ञासाएं होती है। और इसी जिज्ञासाओं में देखने के बाद में हम लोग ये मानते हैं कि जो पृथ्वी, ये घूमती हुई पृथ्वी है, इसकी विभिन्न प्रकार की जो मैकेनिज्म है उसके बाहरी रूप से जो दिखती है वो पृथ्वी अंदर से कैसी होगी, ये जिज्ञासाएं देखने के बाद में सभी की जिज्ञासाएं बढ़ती है। और उसी के बारे में आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस व्याख्यान में। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण उसकी आंतरिक संरचना का सटीक अध्ययन संभव नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। परंतु प्रत्यक्ष जो हमको दिखती है, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से हमको देखते हैं कि धरातलीय या धरातल का रूप दिखता है, या खनन से जो प्राप्त चट्टानें और ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उनके माध्यम से हमको थोड़ा बहुत और अप्रत्यक्ष स्रोतों से भी इसके बारे में पता लगाता है। जैसे कि उल्काएं, ये मानते हैं कि पृथ्वी एक आकाशीय पिंड है और जो विभिन्न आकाशीय पिंड उल्काओं के रूप में हमको यहाँ धरातल के ऊपर गिरते हैं, प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से भी हम थोड़ा सा अंदाज़ लगाते हैं कि उनकी जो संरचना वैसी ही पृथ्वी की भी होगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण भी इसकी थोड़ा सा हम सोर्सेज के पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का अंतर्भाग जब इतना आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण है तो आंतरिक भाग भी इसका इसी प्रकार का होगा। और ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी जो किरणें हैं, क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से भी हम पता लगाते हैं कि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं और इसके प्रयास करके एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विवरण को प्रस्तुत किया गया वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और उसी के माध्यम से ये देखते हैं कि भूकंपीय तरंगे ठोस, द्रव और गैस विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति में बढ़ता है। विभिन्न सोर्सेस के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब हमारा ये पृथ्वी है उसमें हम इसके साथ साथ ही पृथ्वी के आंतरिक रूप से पृथ्वी को जब ये घूमती हुई पृथ्वी हमने देखी, इसमें कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग का जो एक हिस्सा देखते हैं तो इसको 3 मुख्य विभागों में डिवाइड किया जाता है। 3 जो मुख्य विभाग है उनमें इसको डिवाइड करते हैं। पहला, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसको क्रस्ट कहा जाता है। ये जो हिस्सा है जो ऑरेंज कलर से इस डायग्राम में दिखाया गया है उसको क्रस्ट कहा जाता है। और इसके बाद का जो हिस्सा है वो है मेंटल, और ये आंतरिक भाग जो लाल कलर से जो दिखाया गया है उसको कहा जाता है कोर एरिया। छात्रों, पृथ्वी की जो आकृति है वो एक स्पेशल आकृति है, गोलाभ प्रकार की, जो ध्रुवों की ओर से चपटी है और गोलाकार शेप में है। पृथ्वी के ऊपर ये मानते हैं कि जो इसकी शेप है वो घूम रही है, वो कैसे अस्थिर होते हुए भी इस पृथ्वी का कैसे एक बैलेंस है, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ वो किस तरह से चल रही है, ये एक कौतूहल का विषय रहता है और इसके बारे में जानने की सभी की जिज्ञासाएँ रहती है। पृथ्वी पर ये मानते हैं कि कहीं पृथ्वी बहुत ऊंची है, कहीं बहुत गहरी है, बीच का है, तो ये भी धरातल भी उच्चावच भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बारे में अपन मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है पृथ्वी का वो लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है। दूसरी तरफ जब देखते हैं कि सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी का वो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है और उसकी भी गहराई लगभग 11 किलोमीटर यानी 10,900 और 11 किलोमीटर है। और ये दोनों के बीच अगर उच्चावच के रूप में अगर हम उल्लेख करें तो उच्चावच के रूप में अब ये मान के चलो कि ये लगभग 20 किलोमीटर का डिफरेंस इसमें पाया जाता है, तो वो भी एक अपने आप में अलग चीज़ है। लेकिन पृथ्वी की जो त्रिज्या है जिसको कहते हैं कि रेडियस,
यानी कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल की दूरी वो भी ध्रुवों पे और भूमध्य रेखा पे दोनों पे अलग है। ध्रुवों पे चपटी होने की वजह से थोड़ा सा कम है, वो लगभग एवरेज 6300 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के ऊपर यही गहराई इसकी 6700 किलोमीटर के लगभग ये पाई जाती है, 6700 किलोमीटर पृथ्वी का। अब इसके बाद में तीन मुख्य भागों में इसको संरचना किया जा रहा है, तीन पट्टियों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली है ऊपरी क्रस्ट या भूप्रपट्टी, दूसरी आंतरिक है मेंटल, और तीसरी है क्रोड, ये धात्विक रूप से इसका अलग अलग हिस्सा पाया जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो तीनों पेटियां उनकी अलग अलग गहराई है। सबसे ऊपरी हिस्सा आपके सामने जो डायग्राम है उसके द्वारा आपको दिखाया जाता है कि पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% पहली पट्टी है क्रस्ट, वो 0.5 यानी आधा % के लगभग इसके कुल आयतन का हिस्सा रखती है। इसकी गहराई लगभग 40 किलोमीटर तक की गहराई में ये पाया जाता है, और इसको भी दो हिस्सों में आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के रूप में डिवाइड किया जाता है। ऊपरी जो क्रस्ट है उसके ऊपर सारी मानवीय गतिविधियां और सारी धरातल की आर्थिक और पर्यावरणीय गतिविधियां ऊपरी वातावरण ऊपरी क्रस्ट पे ही गठित होती है। ये मानते हैं कि 8 से 40 किलोमीटर की जो इसकी ये मोटाई है, उसके बाद में इसको भी 40 किलोमीटर के लगभग एक असंबंधता पाई जाती है कि न तो ऊपरी दोनों के बीच में ट्रांजिशनल जोन जिसको कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट की विशेषता है, और नीचे वाली दोनों के बीच की होते हैं उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। उसकी गहराई है 35 से 40 किलोमीटर के लगभग। उसके बाद में आउटर मेंटल शुरू हो जाता है। आउटर मेंटल से जस्ट नीचे एक बेल्ट पाई जाती है 80 से 100 किलोमीटर, जहां उसको कहते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल और एस्थनोस्फीयर के बारे में बच्चों ये जानने की आवश्यकता है कि दुर्बलता मंडल इसका नाम कैसे पड़ा है। दुर्बलता मंडल जो कहते हैं कि इस दुर्बलता मंडल के गहराई तक जाते जाते हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे प्रति 32 मीटर पे की गहराई में जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और वही टेम्परेचर जब 80 किलोमीटर के लगभग जाते हैं तो इतना बढ़ चुका होता है कि सभी चट्टानें वहाँ पिघली हुई अवस्था पिघल जाती है अत्यधिक टेम्परेचर होने की वजह से, और पिघलने के बाद में वो मोल्टेड अवस्था में या पिघली अवस्था द्रवित अवस्था में होती है, और ऊपर में क्योंकि ऊपरी क्रस्ट है वो भी ठोस अवस्था में, और नीचे वाला जो पार्ट है वो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। वो उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ 100 किलोमीटर के लगभग जाने के बाद में ऊपरी जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है उन चट्टानों का, और वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों के ऊपर ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला जो मेंटल वाला पार्ट है उनके बीच में एक बेल्ट है जो मोल्टेड अवस्था में होती है, और वो फिसलती हुई चट्टानें ऊपरी जो पार्ट है वो उसके ऊपर फिसलता हुआ प्रतीत होता है, ये विद्वान मानते हैं। और इसी को लुब्रिकेंट या फिसलन वाला जो पार्ट इसको मानता है, इसीलिए इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसके बाद में जो बेल्ट आती है 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की बेल्ट को उसको कहते हैं वो ऊपरी आउटर मेंटल। ये आउटर मेंटल के दोनों के बीच की भी एक स्वेटी मेपेटी वो असमता पाई जाती है। इसके बाद में 700 किलोमीटर से लेके और 2900 किलोमीटर तक का जो पार्ट है गहराई है, उस बीच को लोअर मेंटल कहा जाता है। ये मेंटल बेसाल्टिक चट्टानों से मिलके बना हुआ था, और ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट ये पिघली हुई अवस्था में रहता है, और जो मैग्मा का मेन जो स्टोर है वो इस मेंटल में ही पाया जाता है।
टेम्परेचर अत्यधिक होता है और प्रेशर भी अत्यधिक होता है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ चुका होता है। इस वजह से यहाँ ये पिघली अवस्था में चट्टानें बेसाल्ट के रूप में या मैग्मा के रूप में पाई जाती है। रासायनिक रूप से सियाल और ऊपरी क्रस्ट को तो सियाल कहा जाता है, इसको सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम का जो पार्ट है वो कहता है। 2900 किलोमीटर के पास में एक नई चीज़ मिलती है कि वहाँ भी एक असंबद्धता पाई जाती है, और उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसी गुटेनबर्ग एक विद्वान थे, उन्होंने ये देखा था कि इन दोनों के बीच में चट्टानों की प्रकृति में और जो अवस्था में बदलाव आता है, और उसी के आधार पे गुटेनबर्ग असंबद्धता इसको 2900 किलोमीटर की रेंज को कहा जाता है। इसके बाद में वहाँ से शुरू होता है आउटर कोर एरिया, रोड जिसको कहते हैं। इस आउटर कोर का जो विस्तार पाया जाता है 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक की बेल्ट को आउटर कोर एरिया कहा जाता है। और 5100 से लेके और 6300 यानी पृथ्वी के जो केंद्र तक का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है इनर कोर। इनकी खासियत, आउटर जो कोर एरिया है उसकी खासियत यह है कि इस हिस्से में निकल प्लस फेरियम चट्टानों से मिलके बना, यानी लौह तत्वों के से बना, ये मिलनी बना चुंबकीय गुण इन चट्टानों का विशेष रूप से पाया जाता है। और चुंबकीय गुण पाए जाने की वजह से गुरुत्वाकर्षण और रिजिडिटी यानी दृढ़ता जो पृथ्वी की है वो इन्हीं आउटर पर जो भारी तत्वों से मिलकर बनी होने की वजह से, इन्हीं की वजह से इसमें पाया जाता है। तीसरी चीज़ जो आपके सामने नज़र आ रही है कि पृथ्वी का निर्माण मैक्सिमम रूप से आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, लगभग ये मैक्सिमम चीज़ें। आयरन जो है लोहा तत्व है वो 32% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13 या 14% के लगभग मैग्नीशियम पाया जाता है, सल्फर 3% के लगभग पाया जाता है, निकल 2% के लगभग पाया जाता है, कैल्शियम 1.5% पाया जाता है, और एल्यूमिनियम 1% लगभग पाया जाता है। और उसके अलावा जो बच रहा है 1.5% के लगभग अन्य तत्व इसमें पाया जाता है। भूप्रपट्टी वाला जो ऊपरी पार्ट है उसमें ये मानते हैं कि सर्वाधिक जो है वो ऑक्सीजन, लगभग 47% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद में ये इनकी गहराई के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो गहराई पृथ्वी की आंतरिक जो परत है 35 से 40 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है, 60 तक इनर ऊपर पट्टी पाई जाती है 60 किलोमीटर तक, और 60 के बाद जो पाया जाता है वो मेंटल यानी 2900 किलोमीटर तक का आउटर मेंटल पाया जाता है, और 2900 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक आउटर मेंटल और 700 से 2900 किलोमीटर तक इनर मेंटल आंतरिक मेंटल वाला पार्ट पाया जाता है। इसके बाद में 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक बाहरी जो कोर एरिया है वो पाया जाता है। उसके बाद ये जो बाहरी कोर एरिया है ये वाला पार्ट, और इसके बाद इनर कोर ये बिल्कुल अंतरतम वाला पार्ट है, वो केंद्र से यानी 5100 से केंद्र तक पाया जाता है, लगभग 6500 किलोमीटर या 6700 किलोमीटर तक का पार्ट इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ ही जब हम डिस्कशन करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो के बारे में भूकंपीय तरंगों से जो सोर्सेज है उनके माध्यम से किस तरह से इसके बारे में पता लगाया जाता है, तो कि पता लगाने की जब बात यह आती है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परिस्थितियाँ उनके बारे में भूकंप तरंगे ठोस, द्रव और गैस में से भिन्न भिन्न प्रवृत्ति दर्शाती है। भूकंप जब तरंगे प्रसारित होती है, अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो एपिसेंटर नाम का ये केंद्र की पृथ्वी के ऊपर कहीं धरातल पर कभी भी कहीं भी अगर होता है तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है धरातल के ऊपर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूकंप तरंगों का उद्गम होता है वो भूकंप मूल कहलाता है, और उसके ऊपर वाला जो जस्ट ऊपर वाला वो अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। वहाँ से विभिन्न प्रकार की जो भूकंपीय तरंगे वो प्रसारित होती है, और ये तरंगे प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगों के रूप में होती है। धरातलीय तरंगे धरातल के ऊपर चलती है और प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्रसारित होती है। अब प्राथमिक तरंगों की खासियत है कि प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में
प्रसारित होती है, वहीं सेकेंडरी जो वेव्स है, द्वितीयक तरंगें, वो केवल ठोस पदार्थों से संचारित होती है और उसके अलावा उनके घनत्व जो में अंतर के कारण भी इनकी गति में परिवर्तन पाया जाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से ये देख रहे हैं कि सफ़ेद कलर के जो एरो के निशान से प्राथमिक तरंगों को दर्शाया गया है और इन सफ़ेद कलर के तरंगों के माध्यम से जब दिखाया गया तो जब आउटर कोर में आप देखते हैं तो इस पार्ट तक आते आते सफ़ेद तरंगे प्रसारित हो रही है, लेकिन इसके आंतरिक भाग में प्रसारित होने से दिशा में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन की संकेत दे रही है। इस वेग में परिवर्तन इसी के वजह से मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थिति अलग है, लिक्विड स्टेज में है, लिक्विड आउटर कोर लिक्विड है और इसमें वो बढ़ता है। फिर इसमें देखिए आप अंदर वाला जो पार्ट है इनर कोर सॉलिड है और सॉलिड होने की वजह से उनमें फिर डाइवर्जन पाया जा रहा है और वो डाइवर्ट होके फिर प्रसारित हो रही है, फिर वो आउटर कोर में आ गई तो उसमें भी डाइवर्जन है और डाइवर्जन होने के बाद में फिर मेंटल में आते ही अलग डाइवर्जन है। इस तरह से इनकी प्रवृत्ति दर्शा रही है। ये चीज़ सेकेंडरी वेव जो ब्लैक कलर या काले कलर की एरो के द्वारा तीर के निशानों से वेव दर्शाया गया, उनमें ये नहीं है कि इस एरिया में जाते ही वो लुप्त हो रही है, इसमें बिल्कुल विलुप्त हो गई और बाहरी एरिया में वो प्रसारित हो रही है और एक सीधी दिशाओं के उनमें डाइवर्जन नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कहीं न सॉलिड और लिक्विड यानी तरल अवस्था में और ठोस अवस्था में से जब ये प्रसारित होती है तो इनमें अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न जो सोर्सेज है उनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता लगाने का प्रयास किया है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने और उनके द्वारा इसके बारे में एक रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। धन्यवाद।